हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैंपियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी हिंदी सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है समास। समास के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे कि समास का टॉपिक किस तरीके से हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो अपकमिंग एचटेट एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी की, इंग्लिश की रहेगी, है ना। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा। तो समास के बारे में अगर हम बात करें तो समास होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो हमारे बात कहने का हर तरीके से ढंग होते हैं, अलग अलग तरह के ढंग होते हैं कि हम अपनी बात को कैसे कह रहे हैं, है ना। तो समास एक तरह का तरीका ही है कि भाई आप अपनी बात को कैसे कह रहे हैं। जैसे आपने कहावतें सुनी हैं, मुहावरे सुने हैं, लोकोक्तियाँ जो है या मुहावरे हैं, इनमें आप बातों को सुनते हो तो वहाँ पर कहने का थोड़ा सा अलग ढंग होता है। मीनिंग तो सबको पता है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, लेकिन उस वर्ड का हमें अलग से मीनिंग देखने को मिलता है ना। सिर्फ ये होता है कि भाई हमें अपनी बात को इस तरीके से कहना है कि भाई अगला बंदा जो है उसको देख करके क्या हो जाए, खुश हो जाए, उसे पसंद आए, है ना, मेरा कहने का तरीका पसंद आए। तो समास के अंदर जब आप किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को देखते हैं तो वहां पर क्या होगा कि भाई हमारे जो शब्द है ना उनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ करके एक मीनिंग निकालेंगे, एक अर्थ निकालेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, समास हो जाता है। समास का विग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, समास का विग्रह। एक वाक्य के अंदर जितने भी शब्द होंगे उन वाक्यों को हम बोलते हैं पद। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, या इंग्लिश में कहें तो टर्म बोलते हैं। और उन्हीं पदों को जब हम विग्रह करके लिख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे, ठीक है। उसे ही क्या बोला जाएगा, समास बोला जाएगा। अब हिंदी के अंदर अगर हम समास की बात करेंगे तो समास के अंदर आपको क्या मिलेगा कि इसके आपके 6 भेद हैं, ठीक है। टोटल कितने भेद होते हैं समास के, तो वो आपके होते हैं 6। अब इसमें नोट करते जाएंगे। सबसे पहला जो समास है उसका नाम है अव्ययीभावी समास, ठीक है। पहला जो समास है इसका नाम क्या है, अव्ययीभावी समास। पहले समास का नाम क्या होगा, अव्ययीभावी समास। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास आएगा जिसका नाम है तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा द्विगु समास, ठीक है। कौन सा समास आएगा, द्विगु समास। पांचवें नंबर पर आपके पास आएगा द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। फिर आपके पास छठवें नंबर पर आएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। अब एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, कुछ और नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, एक लाइन दे देगा और कहेगा कि बताओ ये कौन से समास का डेफिनेशन है, या इसे हम कौन सा समास कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न एक तो ये हो गया समास का क्वेश्चन का तरीका है ये कि भाई या तो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा या फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा समास है, अव्ययीभावी है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है, कौन सा समास है, ये हमें जानना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके पास कोई शब्द होगा और उसका समास विग्रह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछेंगे, समास विग्रह पूछेंगे। और जब आप एस्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट के अंदर या आपका सीईटी के अंदर, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर आपको
किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा विग्रह है, समास विग्रह जो है वो गलत है, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर कहेगा कि इनमें से कौन सा समास विग्रह है जो सही है। 4 ऑप्शन होंगे, है ना। तो ये भी एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन है जो समास से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक बार इसका बेसिक हम सारा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल्स भी देखेंगे और आप अब खुद ही आंसर बता पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले समास की। और सबसे पहला जो समास आता है उसका नाम है अवयवी भावी समास। चलिए नोट डाउन। सबसे पहले नंबर पर जो आता है उसे हम बोलते हैं अवयवी भावी समास। अवयवी भावी समास डेफिनेशन है सबसे पहले कि अवयवी भावी समास क्या होता है। तो अवयवी भावी समास की डेफिनेशन है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भावी समास कहा जाता है। उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का डेफिनेशन पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, करना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मीनिंग की बात कि भाई ये आपका अवयवी भावी समास है, ठीक है। और ये हमारा समास में सबसे पहले नंबर पर आता है, तो इसे ये भी याद रखना है कि पहले पद का प्रधानता होगी, ठीक है। अब इसमें आप और कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने हिंदी के अंदर उपसर्ग की हम बात करते हैं। उपसर्ग जैसे इंग्लिश में प्रफिक्स होते हैं वैसे हिंदी के अंदर उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दांश होंगे जो शब्द के आगे जुड़ेंगे और उसका अर्थ बदलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो उपसर्ग है। अब उपसर्ग मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अवयवी भावी समास का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको उन शब्दों को तोड़ना पड़ेगा, है ना, और उसमें देखना पड़ेगा कि भाई इनका मीनिंग जो है वो कैसे अलग हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला आजीवन, ठीक है, क्या बोला गया, आजीवन। अब आजीवन में आप देखेंगे कि 2 शब्द मिल रहे हैं, एक जीवन मिल रहा है और एक आ मिल रहा है। और आ क्या है, एक उपसर्ग है। आ इसमें क्या है, एक तरह का उपसर्ग है। और अगर आ इसमें उपसर्ग है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए क्या होगा, अवयवी भावी समास होगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा, जीवन भर, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं जीवन पर्यंत, है ना, दोनों चीजें ही बोल सकते हो, जीवन भर या फिर जीवन पर्यंत। ये क्या होता है, आजीवन, ठीक है। तो अवयवी भावी समास के अंदर हमारा जो पहला पद है वो प्रधान होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अवयवी भावी समास बोलते हैं। और ऐसे कुछ शब्दांश हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और इसके अर्थ को बदलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अवयवी भावी समास होता है, ठीक है। क्या होता है, अवयवी भावी समास। क्लियर हुआ। तो इसमें अवयवी भावी समास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज है वो है उपसर्ग। आपको ये पता होना चाहिए है कि कौन से उपसर्ग किस तरीके से यूज होंगे, उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज आपको अर्थ से ही समझ आ जाती है कि जैसे यहाँ पर पहले पद की प्रधानता है कि आ अगर जुड़ अलग हो जाए तो जीवन शब्द एक अलग शब्द बनाएगा, है ना, उसका एक मीनिंग डिफरेंट होगा। और आ ने इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज किया है। इसी तरह की चीजों को अवयवी भावी समास के अंदर आप देखते हैं।
दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है? तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा है भाई? तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास क्या होगा? अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई कि अव्ययीभावी समास वो है जिस समास का पहला पद प्रधान है। ठीक है, अब तत्पुरुष के लिए आपने डेफिनेशन लिखनी है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर याद रखिएगा कि इसमें पहले पद की अपेक्षा दूसरे पद की प्रधानता है। मतलब जो सेकंड शब्द आपका लिखा हुआ है, दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है उसकी वजह से पहले का मीनिंग होगा। देखो अब इसमें हम और समझते हैं डीपली। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, ठीक है, और इसका विग्रह क्या बनाया? रेल के लिए गाड़ी, है ना? रेल के लिए गाड़ी। अब यहाँ पर आपको गाड़ी शब्द दिखाई दे रहा है ना? गाड़ी शब्द की विशेषता ज्यादा है। रेल का महत्व तभी है ना, यहाँ पर इस शब्द को अगर आप देखें तो गाड़ी शब्द यहाँ पर हाईलाइटेड है, वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ना? तो तत्पुरुष समास हुआ। अगर मैं लिखूं ऋण मुक्त, तो इसका विग्रह क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ऐसे करके आपने विग्रह बना दिया, सिंपल। अब तत्पुरुष समास में कई बार जो है वो एग्जामिनर थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है। कैसे? आपने हिंदी के अंदर कारक के बारे में तो चर्चा करी होगी थोड़ी बहुत, कि हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, करण कारक, फिर आपके पास संप्रदान आता है, अपादान आता है, संबंध आता है, और अधिकरण आता है, और फिर आपके पास संबोधन कारक आता है। ठीक है, कौन सा आता है? संबोधन कारक आता है ना? 8 तरह के कारक हैं आपके हिंदी के अंदर: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके विग्रह चिन्ह ये भी आपने सुने होंगे। नॉर्मली तो हम इसके बारे में बिल्कुल 7th 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी यह है कि रिकॉल करना जरूरी है। कर्ता कारक क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के और की, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे राम। इस तरह है ना? ये हमारे कारक चिन्ह हैं, राइट? लेकिन आपने याद रखना है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, तत्पुरुष समास की वजह से। अब तत्पुरुष समास के अंदर कर्ता कारक और संबोधन कारक को भूल जाओ, ठीक है? बाकी के जो 6 कारक हैं वो भी आपके तत्पुरुष समास के भेद हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा, कर्म कारक तत्पुरुष, कोई एग्जाम्पल होगा और उसमें कर्म कारक तत्पुरुष, करण कारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपादान या संबंध, अधिकरण, इस तरीके से। अब ऐसे आप पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए जरूरी होगा ये कारक के चिन्ह की टेबल, कि ये कारक चिन्ह आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा मीनिंग है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के की, अधिकरण में, पर,
और संबोधन हे राम, इस तरह से। अब यहाँ पर जो ये से है, ये किसी साधन के बारे में बताता है कि कोई भी क्रिया हुई है तो क्रिया का माध्यम क्या है, किस माध्यम से क्रिया को पूरा किया गया। और अपादान में जो से है वो हमें क्या बताता है, अलगाव बताता है कि कोई चीज हमारी अलग हो रखी है, तो अलगाव का जो सेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपादान कारक बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। संबंध कारक क्या है, का, के, की, याद रखें। ठीक है, तो ऐसे अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया मालगाड़ी, मालगाड़ी, समास विग्रह क्या बनेगा, माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, है ना, यही तो बनेगा समास विग्रह। अब यहाँ पर दिए गए जो कारक हैं उनमें से कौन सा भेद बनेगा तत्पुरुष का, तो यहाँ पर विग्रह में आपको दिखाई दे रहा है के लिए, के लिए कहाँ पे आएगा, संप्रदान में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष, है ना, क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। समझ गए, क्लियर है। ऐसे ही मैंने कहा राजरानी, राजरानी का विग्रह क्या होगा, राजा की रानी, विग्रह क्या होगा, राजा की रानी। तो यहाँ पर का, के, की संबंध बता रहे हैं, का, के, की आ गया तो कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक, है ना। और तत्पुरुष समास में अगर पूछें तो कौन सा भेद हुआ, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो एग्जाम्पल देकर के समझाई हैं चीजें, इसी तरह से आपको पता होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है समास का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी एस्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, एक साथ 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है हमारे लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अव्ययी भावी समास पढ़ा है और तत्पुरुष समास पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो समास आएगा उसका नाम है कर्मधारय समास। ठीक है भाई, कौन सा समास है, कर्मधारय। अब कर्मधारय क्या होती है, एक तरीके की तुलना। ठीक है, कर्मधारय समास में आप तुलना करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे कि जिस समास में उपमान की तुलना एज इट इज ही क्वेश्चन आता है, उपमेय से की जाती है, तो वहां कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। जिस समास में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर उपमान का मतलब क्या है, उपमान क्या है, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना है। और उपमेय क्या है, इसमें जिससे तुलना है, उपमेय इसमें क्या है, जिससे तुलना है, राइट। तो उपमान क्या है, जिसकी तुलना है, और उपमेय क्या है, जिससे तुलना है। तो ये हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा चरण कमल, चरण कमल, तो इसका विग्रह क्या होगा, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। मैंने आपको कहा मृग नयन, तो यानी मृग के समान नयन। ठीक है, समझ गए, मृग के समान नयन। अब इसमें ना एक पहचान भी आप याद रखें कर्मधारय के अंदर, जैसे समास विग्रह कर रहे हैं तो उसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे रूपी, जैसे आएगा के समान, या आएगा है जो, इस तरह। तो वे समास विग्रह में अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखाई देगा तो उसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, उसकी एक्सेप्शंस है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, वो कैसे होगा तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। कर्मधारय समास में मैंने ये बता दिया कि भाई उपमान की तुलना उपमेय से करते हैं। तो चरण कमल के अंदर
तुलना किसकी हो रही है? चरण की, है ना। तो चरण इसमें क्या है? उपमान है, और कमल इसमें उपमेय है ना। इसी तरह से मृग जो है वो क्या है? उपमान है, और नयन इसमें क्या है? उपमेय है ना। इस तरीके से आप कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर जो समास है इसका नाम है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। कौन से वाला आएगा समास भाई? द्विगु समास आएगा। नोट डाउन करेंगे, नोट करेंगे भाई, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है उसे द्विगु समास कहते हैं। याद रखेंगे, जिस समास के अंदर पहला पद पहला पद क्या होगा? इसमें संख्यावाचक होगा, काउंटिंग वाला होगा, तो वो आपका द्विगु समास है। जैसे कि सप्ताह, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 7 दिनों का समूह, है ना। कैसे लिखेंगे? 7 दिनों का समूह, यानी सप्त का मतलब क्या हुआ? 7 हो गया। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। 7 दिनों का समूह हो गया। ऐसे मैं कह दूं चौराहा, 4 राहों का या रास्तों का समूह, है ना। चौराहा जिसे बोलते हैं, 4 राहों का या फिर 4 रास्तों का समूह, चौराहा, है ना। तो द्विगु समास की सिंपल सी पहचान है कि इसके अंदर पहला पद संख्यावाचक होगा। तो याद रखिएगा, यहां से आप पहचान करेंगे पहला पद इस तरह, ठीक है। उसके बाद अगला जो समास आएगा उसका नाम है द्वंद्व समास। कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। डेफिनेशन लिखेंगे कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता समान रूप से है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता समान रूप से है उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। याद रखिएगा पहचान कि जब आप समास देखते हैं तो उसमें और, तथा, या, ठीक है, एवं, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे समास के अंदर। और इससे भी ऐसा आसान पहचान क्या है कि दोनों पदों के बीच आपको दिखाई देगा हाइफन। क्या दिखाई देगा? हाइफन दिखाई देगा, ठीक है। तो उसे आप क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जिस समास के अंदर दोनों पदों की प्रधानता समान रूप से है, पहचान में और, तथा, या, एवं आ जाएंगे, और दोनों पदों के बीच में हाइफन का यूज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे कि मैं कहूं सुख दुख, सुख दुख, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुख और दुख, ठीक है। क्या बोलेंगे? सुख और दुख। ऐसे ही मैंने कहा दिन रात, तो ऐसे इसका क्या बनेगा विग्रह? दिन या रात, है ना। दिन और रात इस तरह से बोल सकते हैं। रोटी और कपड़ा, है ना, विग्रह क्या बनेगा? रोटी और कपड़ा। क्या बनेगा? रोटी और कपड़ा, है ना। इस तरीके से तो ये आपका द्वंद्व समास है। क्या ये? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद अगला जो समास आएगा उसका नाम होगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा समास होगा भाई? बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? बहुव्रीहि समास होगा। लिख लो बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या है? लिखेंगे कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं है,
कोई पद प्रधान नहीं है, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। अभी समझ आ रहा है? जैसे कर्मधारय में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां भी तुलना हो रही होती है और यहाँ पर भी एक तरह की तुलना ही है ना। किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता को आप बताएंगे, जैसे कि मैंने कहा त्रिनेत्र, है ना, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र कौन है? भगवान शिव जी, है ना। 3 है नेत्र जिनके, और आंसर क्या होगा? शिव। अब इस क्वेश्चन का आंसर द्विगु भी हो सकता है क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा गिवन है। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं मिलेंगे। दोनों में से कोई एक होगा तो डेफिनेटली आपको समझ आ ही जाएगा। मैंने कहा लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, तो लंबा उदर किनका है? भगवान श्री गणेश जी का है ना। तो ऐसे तीसरे पद की विशेषता इसके अंदर बताई जाती है। क्लियर है? तो आई होप ये पूरा का पूरा समास का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा सभी को, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और एग्जाम्पल्स के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।